हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। इससे पहले हमने दो अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसको फुली कंप्लीट किया था अलोंग विद जितने भी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसको भी हमने कवर किया था। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर हमारा पूरा फोकस होगा। हम इस लेक्चर में सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहा जाता है। तीसरी बात हम डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहा जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कितने तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते हैं एग्जाम के लिए, उनको हम किस तरह से अप्रोच करना है एग्जाम में, उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो ओवरऑल बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम इस टॉपिक के अंदर 100% कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहा जाता है जहाँ पे सॉल्वेंट का जो सॉलिड फॉर्म है और सॉल्वेंट का ही जो लिक्विड फॉर्म है, जब वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं तो हम उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग टेम्परेचर कहते हैं। मतलब सपोज मैं वाटर के केस में ही बात करना चाहती हूँ। सपोज वाटर का बच्चों जो सॉलिड फॉर्म है और जो लिक्विड फॉर्म है, जैसे H2O सपोज लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है, और H2O आपका सॉलिड के फॉर्म में है। जिस टेम्परेचर पे H2O लिक्विड एंड H2O सॉलिड एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारा टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट है। और वाटर के केस में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे H2O का जो लिक्विड फॉर्म है और H2O का ही जो सॉलिड फॉर्म है दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, ठीक है। या फिर हम फ्रीजिंग पॉइंट को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। जैसे मान के चलिए आपके पास पानी है, यहाँ पे आपने वाटर को ले रखा है, यू हैव अ कंटेनर जिसके अंदर आपने वाटर को ले रखा है। बच्चों जब हम कहते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर लेटे से वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता क्या है कि आइस के जो क्रिस्टल होते हैं वो लिक्विड से सेपरेट होना, मतलब इस पानी से इस वाटर से सेपरेट होना शुरू कर देते हैं। तो ये फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आइस के पार्टिकल फर्स्ट टाइम इस लिक्विड सोल्यूशन से इस वाटर से सेपरेट होना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब आइस का पार्टिकल जिस टेम्परेचर पे सेपरेट होना शुरू करेगा ना, वही टेम्परेचर हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, फ्रीजिंग टेम्परेचर कहलाएगा। तो बेसिकली हम इन जनरल फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कहेंगे, ये उस टेम्परेचर को कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहा जाता है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का जो सॉलिड फॉर्म है वो सेपरेट होना शुरू कर देता है लिक्विड से, उसी टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं ना। ये बात ऑलरेडी बच्चों हम लोगों ने रॉल्ट लॉ के टाइम पे डिस्कस कर रखा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक रॉल्ट लॉ वाला वीडियो नहीं देखा है, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग उसको देखिए, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में रॉल्ट लॉ के सारे केसेस को भी समझाया है, एज वेल एज बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को रॉल्ट लॉ के लिमिटेशंस, रॉल्ट लॉ का एप्लीकेशंस, प्लस रॉल्ट लॉ को डिफरेंट डिफरेंट केसेस में किस तरह से स्टडी किया जाता है उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो आप जब तक रॉल्ट लॉ के उस वीडियो को नहीं देखेंगे बच्चों, तब तक ये लाइन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए ये बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं बच्चों, तो वेपर प्रेशर हमारा क्या होता है, वेपर प्रेशर हमें हमारा सोल्यूशन का डिक्रीज करता है। मतलब किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर किसी भी सॉल्वेंट में डालते हो तो जो सोल्यूशन आपका बनता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है बच्चों, उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरेटिवली कम होता है ना। यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सोल्यूशन का वो डिक्रीज कर जाता है। इसको हम ग्राफिकली बच्चों यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे।
तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उस सॉल्वेंट के फ्रीजिंग टेम्परेचर के कंपैरेटिवली कम होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर जो होगा, जिसको मैं T0F से इंडिकेट कर रही हूँ, दैट इज ग्रेटर देन द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। दैट मीन्स देर इज सम काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन T0F एंड TSF, राइट। तो अगर T0F एंड TFS के बीच में अगर कुछ डिफरेंस है बच्चों, उसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, उसी डिफरेंस को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। याद कीजिए जो पिछला लेक्चर में बच्चों मैंने आप लोगों को दिया था जिसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वहाँ पे हमने ग्राफिकली ये बात प्रूफ की थी कि जो सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है उस सॉल्वेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। लेकिन फ्रीजिंग टेम्परेचर के केस में अलग है। फ्रीजिंग टेम्परेचर के केस में जस्ट रिवर्स है। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। बट जब बॉइलिंग की बात की थी तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों सॉल्वेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। ठीक है, और इस बात को ऑलरेडी हम पिछले वाले जो लेक्चर था वहाँ पे हमने प्रूव किया था ग्राफिकली, और ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है इसको हम आज के इस लेक्चर में ग्राफिकली प्रूव करेंगे कि क्यों हमारा सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर सोल्यूशन के फ्रीजिंग टेम्परेचर से ज़्यादा आता है। तो ये बात बच्चों आप ध्यान रखना कि आप लोग यहाँ पे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर किसको कहते हो, जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है और सोल्यूशन के जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डालते हैं और जो सोल्यूशन हम बनाते हैं उस सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग टेम्परेचर से हमेशा कम होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ग्राफ बच्चों हम बना रहे हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी एक बात आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे काफ़ी क्लियर वे में मैंने एक बात बताई थी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से जो हमारा सोल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर बच्चों सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। और इसको काफ़ी डिटेल में हमने रॉल्ट लॉ वाले वीडियो लेक्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो वेपर प्रेशर जो हमारा है सॉल्वेंट का बच्चों, दैट इज़ एक्चुअली vapor pressure of the solvent is actually greater than vapor pressure of the solution। मतलब जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर हमेशा सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इस ग्राफ को अगर देखा जाए तो यहाँ पे ग्राफ के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, इस ग्राफ के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, लेट अस से ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा B है। अगर बच्चों गौर से एक बात देखोगे तो आप देखो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर मैं ए और बी का जो वेपर प्रेशर है अगर मैं उसको कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं ए पॉइंट का वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, और बी पॉइंट का वेपर प्रेशर कम है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। मतलब ये पॉइंट ए आपका इनडायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये हमारा जो पॉइंट बी है बच्चों उस बी पॉइंट का वेपर प्रेशर लो है और ए पॉइंट का वेपर प्रेशर हाई है। और सिंस जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो सोल्यूशन बनाने के बाद जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम ही होता है जब सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल होता है। तो इसलिए ए पॉइंट हमारा सॉल्वेंट का पॉइंट होगा और बी पॉइंट हमारा सोल्यूशन का पॉइंट होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि आपके पास एक सोल्यूशन है, आप उस सोल्यूशन को धीरे धीरे क्या करोगे, उसके टेम्परेचर को कूल करोगे, उसके टेम्परेचर को कम करोगे। जब आपका सोल्यूशन का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा तभी तो जाके आपकी सोल्यूशन क्या होगी, धीरे धीरे कूल होगी, और कूलिंग होने के बाद फिर क्या होगा, फ्रीजिंग आपका स्टार्ट होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा ए पॉइंट है बच्चों और बी पॉइंट है उन दोनों को फ्रीज अगर करना है, मतलब सॉल्वेंट को भी फ्रीज करना है और सोल्यूशन को भी फ्रीज करना है, तो धीरे धीरे मुझे उनके टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा।
क्योंकि जब फ्रीजिंग करते हैं, जैसे पानी ही है, पानी आपका लिक्विड के अंदर होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, बट जब मुझे उसको आइस में कन्वर्ट करना होता है, जब मुझे पानी को फ्रीज करना होता है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसका टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं ना। तो वही लॉजिक लगाइए कि अगर आपको सॉल्वेंट और सोल्यूशन दोनों को फ्रीज करना है तो इनडायरेक्टली आपको उन दोनों सोल्यूशन का क्या करना पड़ेगा, मतलब सॉल्वेंट का और सोल्यूशन का क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। और सिंस बच्चों ये बात मैंने सेकेंड लेक्चर जो है इस सोल्यूशन चैप्टर का, वहाँ पे आप लोगों को वेपर प्रेशर के बारे में जब मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था, तो वहाँ पे एक बात मैंने कही थी कि वेपर प्रेशर एक्चुअली में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बट टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर आपका कम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे ए जो हमारा सॉल्वेंट है और बी जो हमारा सोल्यूशन है, जैसे जैसे उसको फ्रीज करना शुरू करेंगे तो हमें उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। और जब टेम्परेचर बच्चों कम होगा तो इनडायरेक्टली वेपर प्रेशर भी तो कम होगा, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, पहले मैं सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ, धीरे धीरे मैं यहाँ पे टेम्परेचर को कम करती जा रही हूँ। तो टेम्परेचर के कम होते ही देख सकते हैं वेपर प्रेशर भी आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेट अस से इस पॉइंट पे आने के बाद, ये जो हमारा पॉइंट है, मतलब ए पॉइंट से इस पॉइंट को लेटर से मैं पी बोल देती हूँ, तो ए से पी तक आते आते अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं टेम्परेचर को क्या कर रही हूँ, कम करती जा रही हूँ। और टेम्परेचर कम होने से वेपर प्रेशर भी कम होता जा रहा है। सपोज इस पी पॉइंट पे मैंने कहा कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसका जो लिक्विड फॉर्म है और उसी सॉल्वेंट का जो सॉलिड फॉर्म है, जिसको हम फ्रोजन फॉर्म भी कह सकते हैं, वो इस टेम्परेचर पे लेटर से आपका इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। मैंने क्या कहा कि ए से पी तक आते आते जैसे जैसे टेम्परेचर मैंने कम किया, हमारा वेपर प्रेशर भी कम होता गया। लेकिन मान के चलिए मैंने एक अजम्पशन ले लिया कि इस पी पॉइंट पे जो हमारा लिक्विड फॉर्म है सॉल्वेंट का और जो हमारा सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म है, दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। तो यही पॉइंट बच्चों हमारा क्या कहलाएगा, यही इसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो हमारा फ्रीजिंग टेम्परेचर कहलाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्या कहा था बच्चों मैंने कि फ्रीजिंग टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहा जाता है जहाँ पे सॉल्वेंट का जो सॉलिड फॉर्म होता है और उसी सॉल्वेंट का जो लिक्विड फॉर्म होता है, वो दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ द सॉल्वेंट व्हेन कम्स एट इक्विलिब्रियम, देन उसी टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये जो पॉइंट P है, उस पॉइंट P पे जो हमारा लिक्विड फॉर्म है सॉल्वेंट का और जो फ्रोजन फॉर्म है, जिसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड फॉर्म भी कहेंगे, वो दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे यही करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हमारा फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट कहलाएगा, जिसको मैं T0F से इंडिकेट कर रही हूँ। अब अगर मैं सेम चीज़ बच्चों सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में अगर डिफाइन करूँ, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, देखिए सोल्यूशन के लिए भी जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाओगे वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। और वेपर प्रेशर कम होते होते अब देखिए ये जो हमारा लाइन है, ये लाइन किस लाइन को इंडिकेट कर रहा है, सॉलिड लाइन को इंडिकेट कर रहा है। तो बी जो हमारा है बच्चों सोल्यूशन, उसका भी जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करोगे उसका भी वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। और वेपर प्रेशर कम होते होते ये इस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो हमारा सॉल्वेंट है बच्चों, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है और जो सोल्यूशन है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। तो अगर इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा सॉल्वेंट का P है और लेटर से सोल्यूशन का Q है, तो P का जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा ये वाला, ये एक्चुअली में कौन सा टेम्परेचर है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर है। बट अगर मैं सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो सोल्यूशन का यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो ये पॉइंट क्यों इंडिकेट कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हमें ये मिलेगा। तो ये जो टेम्परेचर यहाँ पे हमें मिला है, दिस इज TFS। TFS मतलब सोल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो यहाँ गौर से देखिए बच्चों कि जो हमारा सोल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर है, लेटेस्ट इसको मैं x मान रही हूँ और ये जो सॉल्वेंट का है उसको मैं z मान रही हूँ। अब x और z की अगर बात करें तो कौन सा टेम्परेचर आपको ज़्यादा दिख रहा है, टेम्परेचर z का ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर ऑफ z इज़ ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ x, राइट। तो इसका मतलब सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है बच्चों, उस सोल्यूशन के फ्रीजिंग टेम्परेचर से क्या होता है, ज़्यादा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग टेम्परेचर से कम होता है।
तो ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं बच्चों दोनों के फ्रीजिंग टेम्परेचर के बीच में, यही डिफरेंस आपका क्या कहलाता है बच्चों, डेल्टा टीएफ कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन एक्चुअली में क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सॉलिड लाइन है। मतलब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते ही आपका क्या होगा, जो सॉलिड फॉर्म है लिक्विड का और जो लिक्विड फॉर्म है सॉल्वेंट का, वो दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। उसी तरह से जो बी सोल्यूशन है हमारा बेटा, ये इस जगह पे सॉलिड लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है इसी टेम्परेचर पे, इसी करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पे जो आपका सोल्यूशन है उसमें जो सॉल्वेंट है उसका लिक्विड फॉर्म और उसी सॉल्वेंट का जो सॉलिड फॉर्म है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट रखा है उसी का फ्रीजिंग होगा, सॉल्यूट का कभी भी फ्रीजिंग नहीं होगा। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, वो कभी भी फ्रीज नहीं करेगा। सॉल्यूशन के अंदर भी फ्रीजिंग किसकी होगी, अगर सॉल्यूशन को भी आप फ्रीज कर रहे हो तो उसमें सॉल्वेंट का ही फ्रीज होगा, मतलब सॉल्यूट कभी भी फ्रीज नहीं होता है। तो नाउ दिस डिफरेंस इज नथिंग बट बच्चों डेल्टा टी एफ, और इसी डेल्टा टी एफ को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर कहते हैं। इसको डिप्रेशन किस लिए कहा बच्चों, तो यहाँ देखो जो सॉल्यूशन है हमारा उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग टेम्परेचर से कम हो चुका है, मतलब डिक्रीज कर चुका है, ठीक है, इसीलिए इसको हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर कहते हैं। नाउ यहाँ पे बच्चों ये जो डेल्टा टी एफ है इसको अब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए तो हाइयर वैल्यू कौन सा है, टी नॉट एफ हमारा हाइयर वैल्यू है, और लोअर वैल्यू कौन सा है बच्चों, तो लोअर वैल्यू हमारा यहाँ पे टी एफ एस है। तो गैप जब हम जो डिफरेंस हम निकालेंगे डेल्टा टी एफ का, डेल्टा टी एफ कैसे निकालेंगे, हाइयर माइनस लोअर, तो हाइयर हमारा टी नॉट एफ है और लोअर हमारा टी एफ एस है। तो टी नॉट एफ हमने यहाँ पे किसके लिए लिया है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर, और टी एफ एस हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन के लिए ले रखा है। और इस डेल्टा टी एफ को ही हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट आप कह सकते हो। नेक्स्ट थिंग, दिस नोट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को कहा कि इवन सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ही सॉलिडिफाई होता है फ्रीजिंग टेम्परेचर पे। जैसे बच्चों अगर मान के चलो मैंने क्या कहा, मैंने ग्लूकोज को पानी में डाल के सोल्यूशन बनाया और मैं उस सोल्यूशन को फ्रीज करना चाहती हूँ, तो जब मैं उस सोल्यूशन को फ्रीज करने जाऊँगी तो ग्लूकोज का जो पार्टिकल है वो आपका फ्रीज नहीं होगा, बल्कि कौन फ्रीज करेगा, पानी ही फ्रीज करेगा, वाटर ही फ्रीज करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो हम सोल्यूशन बनाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रीजिंग किसकी होती है, सॉल्वेंट के पार्टिकल की होती है, ना कि सॉलिड या सॉल्यूट के पार्टिकल की होती है। तो ये पॉइंट बच्चों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट थिंग, अब ये जो डेल्टा टी एफ है बच्चों, ये एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे, उसको हम प्रूव कर लेते हैं। जस्ट इमेजिन करो मेरे पास दो सोल्यूशन है, मैंने क्या किया बच्चों, दो सोल्यूशन बनाया, ये सोल्यूशन ए है और एक सोल्यूशन बी है। सपोज बच्चों दोनों जगह पे मैंने सॉल्वेंट के तौर पे वाटर को कंसीडर किया, ठीक है, और यहाँ मैंने सॉल्यूट लेटर से यूरिया लिया है, यहाँ पे सॉल्यूट मैंने यूरिया ही लिया है, बट यहाँ पे मैंने 2 मोल यूरिया लिया और यहाँ पे मान के चलो मैंने 5 मोल यूरिया को ले लिया। तो बच्चों देखो, जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, ये बात मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर जब एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर पढ़ा रही थी तो वहाँ पे भी ये बात मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जब जब हम सोल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्वांटिटी बढ़ाते हैं उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हमारा सोल्यूशन ए है और ये हमारा सोल्यूशन बी है, या फिर इसको हम लेटर से कोई और पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको आर इसको एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम ए और बी पॉइंट यहाँ पे ले चुके हैं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इमेजिन करो ये आर है, ये एस है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आर सोल्यूशन और एस सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को कंपेयर कीजिए, तो जहाँ पे सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी वहाँ पे उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ आर इज़ ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ एस, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इसको ग्राफिकली इन दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, लेटर से ये पॉइंट बी जो है हमारा, ये जो हमारा पॉइंट बी है, मान के चलिए पॉइंट बी हमने आर के लिए लगा दिया, ठीक है। तो एस पॉइंट बच्चों कहाँ पे आएगा, एस पॉइंट आर के नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि आर का वेपर प्रेशर एस के वेपर प्रेशर से ज़्यादा है, इसलिए आर पॉइंट ऊपर होगा, एस पॉइंट नीचे होगा।
तो अगर बच्चों में एस सोल्यूशन के लिए, ये जो एस वाला जो सोल्यूशन है, अगर उसका मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने जाऊंगी तो देखो क्या करेंगे, इस सोल्यूशन का भी धीरे धीरे टेम्परेचर कम करोगे तो टेम्परेचर कम करने से इसका भी वेपर प्रेशर कम होगा, और कम होते होते ये जो सॉलिड लाइन है हमारा, उसको ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आप यहाँ पे देख रहे हो, उसी टेम्परेचर पे आपका एस वाला सोल्यूशन क्या करेगा बच्चों, फ्रीज करेगा। और ये जो हमारा सोल्यूशन है आर, इसका फ्रीजिंग कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है, इस टेम्परेचर पे हो रहा है। तो गौर से देखिए बच्चों, ये आर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये एस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देख सकते हो कि जो फ्रीजिंग टेम्परेचर हमारा आर सोल्यूशन का है, दैट इज ग्रेटर देन फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ दी एस सोल्यूशन, राइट। अब ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं सोल्यूशन के अंदर, तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका सोल्यूशन का कम हो जाता है। जितना ज़्यादा सॉल्यूट आप ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जितना ज़्यादा ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, आप उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उस बहुत ही ज़्यादा कम देखेंगे बच्चों। मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे आप सॉल्यूट की क्वांटिटी सोल्यूशन में बढ़ाते जाते हो, सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम होता चला जाएगा। तो आप देखिए आर और एस के बीच में, एस वाला जो सोल्यूशन है उसमें क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर आपको कम दिखा। उसके बाद आर वाले सोल्यूशन के अंदर बच्चों क्वांटिटी कम है तो उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर एस वाले के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर मैं एक और सोल्यूशन बना दूं, लेटेस उसमें 7 मोल मैं यूरिया को डाल दूं बच्चों, तो इसका मतलब ये सपोज हमारा डब्लू वाला सोल्यूशन है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे देखो, ये हमारा जो एस वाला सोल्यूशन था उसमें 5 मोल था, तो एस सोल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर इस पॉइंट पे है। लेकिन 7 मोल अगर डाल दोगे तो फ्रीजिंग टेम्परेचर और भी इधर चला जाएगा, मतलब और भी कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे सॉल्यूट की क्वांटिटी आप बढ़ाते जाओगे, आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, कम से कम होता चला जाएगा। नाउ अगर बच्चों में यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर को कैलकुलेट करने जाऊंगी, तो आप देखो, जब मैं, अगर सॉल्वेंट हमारा क्या है, सॉल्वेंट हमारा ए है, उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब अगर मैं आर के रेस्पेक्ट में आर सोल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर निकालूंगी, तो जो आर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है और जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन निकालने जाऊंगी, तो मुझे यहाँ पे डिफरेंस किसका लेना पड़ेगा बच्चों, एस सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है और जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, उनके बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब आप गौर से देखिए, अगर मैं ये x1 ले लूँ, इसको x2 ले लूँ, तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, x2 इज ग्रेटर देन x1। मतलब एस सोल्यूशन का जो यहाँ पे डिफरेंस है डेल्टा टी का, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आर सोल्यूशन का। इसका मतलब जैसे जैसे सॉल्यूट को मैं बढ़ाती जाऊंगी, ये डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। मतलब डेल्टा टी एफ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा सॉल्यूट को डालोगे, आपका डेल्टा टी एफ उतना ही ज़्यादा होगा बच्चों। तो कहने का ये मतलब है कि डेल्टा टी एफ, जिसको हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ये एक्चुअली में डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। इसका मतलब ये क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि सॉल्यूट के क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट थिंग बच्चों, नाउ जैसा कि हमने बच्चों यहाँ पे प्रूव किया कि डेल्टा टी एफ एक्चुअली में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब ये सॉल्यूट के क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। तो डेल्टा टी एफ सिंस एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसको हम क्या देखे हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटली ये क्या देखा गया कि डेल्टा टी एफ यहाँ पे मोलारिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि मोलालिटी क्या होता है बच्चों, मोलालिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी सॉल्यूशन में तो मोल ज़्यादा होंगे, और मोल ज़्यादा होगा तो मोलालिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि मोलालिटी तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट सॉल्वेंट ही तो होता है। तो अगर मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा तो मोलालिटी बढ़ेगी, और मोलालिटी बढ़ेगी तो डेल्टा टी एफ बढ़ेगा, जो कि ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट उतना ज़्यादा डेल्टा टी एफ।
ठीक है। तो इसी बेसिस पे यहाँ पे हम डेल्टा टी एफ को मोलालिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं बच्चों। और जब यहाँ पे देखा गया एक्सपेरिमेंटली तो देखा गया कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाने के बाद हम एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विच इज के एफ। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम बनेगा, जहाँ पे के एफ को हम कहते हैं मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। याद कीजिए पिछले लेक्चर के अंदर मैंने के एफ के जगह पे के बी लिखा था और डेल्टा टी एफ के जगह पे डेल्टा टी बी लिखा था। तो के बी को हम क्या कहते थे, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि वहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर आपका एलिवेट हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, बट यहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर आपका डिप्रेस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। और एक और नाम है इसका के एफ का विच इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे एम क्या है बच्चों, मोलालिटी को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट थिंग, के एफ का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, तो देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, इस इक्वेशन के अंदर बच्चों हम क्या देख सकते हैं, ये जो हमारा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम वाला जो इक्वेशन है उसके अंदर क्लियरली हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में के एफ को मैं क्या लिख सकती हूँ, के एफ के जगह पे मैं डेल्टा टी एफ अपॉन एम लिख सकती हूँ। अगर मैं मोलालिटी को 1 कर दूँ, अगर मैं सोल्यूशन की मोलालिटी को 1 कर दूं तो मोलालिटी को 1 करते ही के एफ हमारा किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा टी एफ। और डेल्टा टी एफ को हम क्या कहते हैं, डेल्टा टी एफ को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो एक्चुअली में हम क्या कहेंगे, के एफ इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलाल सोल्यूशन। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब सोल्यूशन की मोलालिटी 1 होती है तो उस 1 मोलाल सोल्यूशन में जितना भी डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट का, मतलब जितना भी प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन के बीच में फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, के एफ की वैल्यू कहलाएगा। तो के एफ इनडायरेक्टली क्या होता है बच्चों, इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलाल सोल्यूशन। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि अगर मान के चलिए यहाँ पे सोल्यूशन की मोलालिटी में 1 कर दूँ तो जो भी हमारा सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा और सोल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा, जो भी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वही डिफरेंस हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, के एफ कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, के एफ जो होता है बच्चों ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के नेचर पे। ठीक है, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के नेचर पे, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो ध्यान रखेंगे, जैसे के बी भी बच्चों क्या होता था, पिछले लेक्चर में कहा था मैंने कि सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। उसी तरह से के एफ भी आपका सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट थिंग, जिस तरह से बच्चों के बी को निकालने का पिछले लेक्चर में मैंने फॉर्मूला दिया था, उसी तरह से के एफ को भी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। द ओनली डिफरेंस इज कि पिछले केस में हम टी नॉट यूज़ करते थे, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर की जगह पे बॉइलिंग पॉइंट यूज़ करते थे, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की जगह पे फ्रीजिंग पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो पहला फॉर्मूला हमारा के एफ का है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा बच्चों, के एफ इक्वल टू आर टी नॉट एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 एल वी, जहाँ 1000 एल एफ यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को इंडिकेट कर रहा है। जब के बी निकाला था हमने तो यहाँ पे एल वी था विच वॉज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे हम फ्यूजन की बात करेंगे। आर यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये दो तरह की वैल्यू ले सकता है, 8.314 अगर आपको जूल में डील करना है, और उसके बाद अगर आपको कैलोरी में डील करना है तो आप 2 यूज़ कर सकते हो। और टी नॉट यहाँ पे क्या है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, जो कि यूजुअली आपको केल्विन स्केल में ही लेना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग, अगर बच्चों एल एफ के जगह पे हमें डेल्टा एच एफ दिया है, डेल्टा एच एफ दिया है, यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा सब लोग, दिस इज डेल्टा एच एफ, और वेपराइजेशन की जगह पे बच्चों यहाँ पे फ्यूजन होगा। तो यहाँ देखो के एफ को हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, एम आर टी नॉट एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 डेल्टा एच एफ। डेल्टा एच एफ को मोलार एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहा जाता है, और एम यहाँ पे क्या है बच्चों, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो व्हाट इज द एक्चुअल रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एफ एंड एल एफ, तो डेल्टा एच एफ जो होता है बच्चों दिस इज नथिंग बट मोलार मास इंटू एल एफ होता है। ठीक है, डेल्टा एच एफ इज एक्चुअली इक्वल टू मोलार मास इंटू एल एफ होता है। तो ऊपर वाला अगर फॉर्मूला आपको याद है तो उसी में मैं एल एफ के जगह पे क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा एच एफ बाई मोलार मास लिख सकती हूँ। अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे डाल दूंगी तभी तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे देखो बच्चों ऊपर में हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि
डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, तो फाइनली यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है। बट डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम आपको तभी यूज़ करना है जब आपका सॉल्यूट कैसा होगा बच्चों, सॉल्यूट हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। सॉल्यूट अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तभी आपको यूज़ करना है, ओके। लेकिन अगर सॉल्यूट हमारा इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, जहाँ पे डिसोसिएशन या एसोसिएशन का केस हो सकता है, तो वहाँ पे हमें वेंटो फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना है, जिसकी बात ऑलरेडी मैंने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो पढ़ाया था पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वहाँ पे ये बात मैंने डिस्कस कर रखी थी। नाउ मोलालिटी को मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही हूँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ मोल को मैंने क्या लिख दिया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो डब्ल्यू भी यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट को इंडिकेट कर रहा है और एम भी यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड दिस इज मोल या फिर सॉरी गिवन मास ऑफ, दिस इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे बच्चों देखो, यूजुअली अगर आपको सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में दिया है, केजी में दिया है, तब तो आप डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपका सॉल्वेंट का मास होगा वो ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है। तो ग्राम अगर दिया होगा बच्चों तो यूजुअली हम क्या करेंगे, जैसे सपोज 250 ग्राम दिया है हमारा सॉल्वेंट का मास, तो मुझे इसको केजी में एक्सप्रेस करना पड़ेगा और एक्सप्रेस करने के लिए उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो 1000 ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे अगर हमें मास किस में दिया है बच्चों, ग्राम में दिया है। तो डब्ल्यू ए यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट को इंडिकेट कर रहा है, डब्ल्यू बी यहाँ पे सॉल्यूट के मास को इंडिकेट कर रहा है और एम बी यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को इंडिकेट कर रहा है। दूसरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंटो फैक्टर होता है, बट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेंटो फैक्टर होता है। बट अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं, बोथ आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्रूव कर चुकी हूँ। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू भी ज़्यादा होंगी। तो आई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। वेंटो फैक्टर यहाँ पे आई किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आई ज़्यादा है इसका मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, और सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो डेल्टा टी भी ज़्यादा होगा, डेल्टा टी एफ भी ज़्यादा होगा। बट बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बच्चों इंडिविजुअली बात करें, इंस्टेड ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देन दीज टू टर्म आर नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये दोनों है, डेल्टा टी बी एंड डेल्टा टी एफ। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी हमने प्रूव भी किया था पिछले लेक्चर में, जैसे जैसे सॉल्यूट की क्वांटिटी हम बढ़ाते जा रहे थे सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, ठीक है। और आज के लेक्चर में ही हमने प्रूव किया कि जैसे जैसे सॉल्यूट की क्वांटिटी हम बढ़ाते जा रहे थे सोल्यूशन में, वैसे वैसे सोल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर कम होता जा रहा था। अभी तो हमने थोड़ी देर पहले ही ग्राफ के अंदर इसको समझा था कि जैसे जैसे हम सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे थे फ्रीजिंग टेम्परेचर हमारा कम होता चला जा रहा था। तो ये सारी बातें बच्चों हम इसी के बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना पड़ेगा कि टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बट टी एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, बट डेल्टा टी बी एंड डेल्टा टी एफ बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। चलिए, अब इस टॉपिक पे बच्चों कितने तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड लेवल के हैं और नीट में भी आ चुके हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में नहीं आ सकता है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल भी इस टॉपिक से बन सकते हैं और कई बार आप लोगों को काफ़ी डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं, जस्ट फॉर्मूला में पुट करना पड़ता है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है बच्चों, कैलकुलेट द मॉलिकुलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ बेंजीन and 0.2 gram of a substance is 0.17 Kelvin below that of benzene। बेंजीन यहाँ पे क्या है बच्चों, बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट है, क्योंकि 100 ग्राम यहाँ पे सॉल्वेंट मैंने ले रखा है और जो सब्सटेंस है उसके नेचर के बारे में कुछ नहीं कहा है क्वेश्चन में, उसका मास दिया है 0.2 ग्राम। तो ये तो हमारा सॉल्यूट हो गया।
और ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। अब क्वेश्चन को अगर अच्छे से रीड करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि जो हमारा सोल्यूशन है, मतलब जो हमारा सोल्यूशन है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इस बेंजीन विच इज़ अ सॉल्वेंट, उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर से कितना कम है, 0.17 केल्विन कम है। तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये है कि ये टेम्परेचर आपको क्या बता रहा है, सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है और जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर है, दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा है। कहा गया है कि सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो इस सॉल्वेंट के फ्रीजिंग टेम्परेचर से इतना कम है। मतलब इनडायरेक्टली आपको कहा है कि डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.17। तो डेल्टा टी एफ आपको बच्चों 0.17 दिया है, के एफ आपको 5.16 दे दिया है। उसके बाद गिवन सब्सटेंस का मास आपको दिया है 0.2 ग्राम, मतलब सॉल्यूट का मास है 0.2 ग्राम। सॉल्यूट अननोन है तो उसका हमें मोलार मास पूछ लिया गया है। और सॉल्वेंट हमारा कितना दिया है, 100 ग्राम दिया है। डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा देते हैं। अब देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम होता है बच्चों, बट आई को यहाँ पे क्या लेना है बच्चों, आई को यहाँ पे 1 लेना है, क्योंकि जब तक आपको स्पेसिफाई ना किया जाए कि सॉल्यूट क्या है तब तक हम उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही कंसीडर करेंगे। तो वेंटो फैक्टर हमारा आई इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अगर आई यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए डेल्टा टी एफ हमें दिया है, मैंने मोलालिटी को एक्सप्रेस कर दिया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, जो भी मैंने ऊपर में फॉर्मूला डेराइव किया था, इन 2000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमें तो मोलार मास पता लगाना है और मोलार मास हमारा एम बी है। तो एम बी क्या हो जाएगा, ये टर्म नीचे आ जाएगा, तो एम बी विल बी इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, अब सारे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो के एफ के जगह पे 5.16, डब्ल्यू बी के जगह पे 0.2 विच इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ हमारा 0.17 है और मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा 100 ग्राम है। पुट करोगे आपको मोलार मास पता चल जाएगा। तो ये अराउंड मोलार मास किसके बराबर है, 61 ग्राम पर मोल के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिए क्या किया है इसमें। इसमें कहा है कि एक एक्वस सोल्यूशन है जिसके अंदर 5% एंड 10% यूरिया एंड ग्लूकोज है। ठीक है, बाय वेट बोला है, मतलब ये जो परसेंट दिया है ये बाय वेट है, मतलब परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू दिया है। उसके बाद आपको बोला है कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इफ के एफ ऑफ वाटर इज 1.86। तो बच्चों देखो, अगर आप इस परसेंट वेट बाय वेट को अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो आप क्या लिखोगे, 5% एंड 10%, मतलब ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसको मैं बना के दिखाना चाहूँगी। जैसे मान के चलो यहाँ पे पानी है, यहाँ पे आपने वाटर ले लिया, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी क्लियरली मेंशन है कि एक्वस सोल्यूशन है, तो एक्वस मतलब यहाँ पे वाटर को हमने एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया है। और इस वाटर के अंदर आपने क्या किया, यूरिया को डाला और आपने ग्लूकोज को डाल के सोल्यूशन बना दिया। मतलब एक ही सॉल्वेंट में दो दो सॉल्यूट आपका डिजॉल्व है। यूरिया का मास परसेंट है 5% बच्चों, और यहाँ पे ग्लूकोज का जो है वो 10% है, ये क्वेश्चन में दिया है। ये 5% और 10% का मतलब क्या है, 5% का मतलब है कि 5 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, और 10% का मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन का मास तो 100 ग्राम है, मतलब हम ये कह सकते हैं सोल्यूशन का जो मास है वो 100 ग्राम है, बट इस 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर जो यूरिया है वो आपका 5 ग्राम है बच्चों, और जो हमारा ग्लूकोज है वो कितना ग्राम है, 10 ग्राम है। तो टोटल सॉल्यूट कितना है बच्चों, टोटल सॉल्यूट का मास है 5 + 10 विच इज़ 15 ग्राम। तो अगर सॉल्यूट बच्चों यहाँ पे दो तरह के हैं सोल्यूशन में, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि द टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इज एक्चुअली इक्वल टू हाउ मच, 15 ग्राम, 5 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। और सोल्यूशन का टोटल मास कितना है बच्चों, तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इज एक्चुअली इक्वल टू 100 ग्राम। तो यहाँ से हमें मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल जाएगा। और मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर दीजिए, तो 85 ग्राम हमें सॉल्वेंट का मास पता चल गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सिंस इस सोल्यूशन के अंदर दो दो तरह के सोल्यूट हैं तो हम टोटल मोलालिटी निकालेंगे, क्योंकि डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है बच्चों, तो हमें टोटल मोलालिटी निकालना पड़ेगा।
और मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सबसे पहले यूरिया का मोल निकाल लेते हैं, तो यूरिया का मास है 5 ग्राम, मतलब 5 ग्राम, एंड उसका मोलार मास कितना होता है 60, क्योंकि यूरिया क्या होता है बच्चों, यूरिया इज NH2CONH2। अब इसका मोलार मास अगर आप निकालेंगे आपको 60 मिल जाएगा। और ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है, जिसका मोलार मास 180 होता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया विल बी 5/60 विच विल बी 1/12, एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज हमारा कितना हो जाएगा, गिवन मास इज 10 डिवाइडेड बाय 180 मोलार मास 1/18 हो जाएगा। अब मोलालिटी कैसे निकालते हो बच्चों, मोलालिटी विल बी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्वेंट का मास हमें तो ग्राम में दिया है, तो उसको केजी में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, तभी तो जाके हम यहाँ पे उसको केजी में कन्वर्ट कर पाएंगे मास को। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ मोल के जगह पे यूरिया का क्या हो जाएगा, 1/12 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इज 85। पुट करोगे यूरिया की मोलालिटी पता चल जाएगी। और अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का कितना होगा बताइए, ग्लूकोज का हो जाएगा 1/18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 85। सॉल्व करोगे तो 0.65 आ जाएगा। तो टोटल मोलालिटी कितनी होगी बच्चों, दोनों को ऐड कर दीजिए। टोटल मोलालिटी ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0.98 और यहाँ पे 0.65, ठीक है। तो यहाँ पे 0.98 और यहाँ पे 0.65 हमने ऐड कर दिया। ऐड करके हमें टोटल मोलालिटी पता चल गई। अब डेल्टा TF क्या है बच्चों, KF इंटू एम। KF की जगह पे हम कितना यूज़ करेंगे, तो क्वेश्चन में देखिए KF की वैल्यू हमें दे रखी है, KF हमें दिया है 1.86, तो 1.86 इस जगह पे पुट कर दीजिए और टोटल मोलालिटी के जगह पे दोनों का सम ले लीजिए। लेंगे तो डेल्टा TF की वैल्यू आपको 3 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगी बच्चों। अब सिंस हमें यहाँ पे क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया था बच्चों कि एक्चुअली में डेल्टा TF होता क्या है, T0 माइनस TS होता है। मतलब सॉल्वेंट के फ्रीजिंग टेम्परेचर में से सोल्यूशन के फ्रीजिंग टेम्परेचर को माइनस करना होता है। अब सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे बच्चों, वाटर। तो वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा TF हमने कितना निकाला, तो डेल्टा TF हमारा 3 है। तो 3 इक्वल टू 0 माइनस TFS, राइट। तो इसका मतलब TFS हमारा कितना हो जाएगा, TFS विल बी -3 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन आपका इस टेम्परेचर पे क्या करेगा बच्चों, फ्रीज करना शुरू करेगा। और यही क्वेश्चन हमें पूछा था। तो -3 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट मॉडल क्या है हमारा। नेक्स्ट मॉडल है अ सोल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.18 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सोल्यूशन। अगर सेम सोल्यूशन कह दिया है बच्चों, इसका मतलब है कि मोलालिटी हमारी दोनों ही केसेस में क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि सोल्यूशन जब सेम बोला तो मोलालिटी तो हमारा सेम ही रहेगा। अब हमें क्या कहा है कि KF और KB की वैल्यू दे रखी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए डेल्टा TB याद कीजिए पिछले लेक्चर के अंदर मैंने क्या कहा था। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा एक बार सबसे पहले रेफर कीजिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बच्चों, तभी जाके आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो TB डेल्टा TB आपका TBS माइनस TB0 होता है। TBS इज नथिंग बट सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और TB0 मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर। तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर 100.18 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस आपका 0.18 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंसेप्ट डेल्टा TB हमारा KB इंटू M होता है बच्चों। तो यहाँ से मोलालिटी कितनी आ जाएगी, देखिए मोलालिटी विल बी इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन KB। डेल्टा TB ऊपर निकाल चुके हम 0.18 डिवाइडेड बाई KB कितना दिया है क्वेश्चन में, तो KB हमारा यहाँ पे दिया है 0.52, ठीक है। तो ये जो हमारा 0.52 है ये हमारा KB की वैल्यू आ चुका है। डेल्टा TB यहाँ पे निकाल लिया 0.18, तो फाइनली यहाँ से मोलालिटी कितना मिलेगा, डेल्टा TB अपॉन KB, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, दोनों हमें वैल्यू पता है क्वेश्चन में, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए आपको M पता चलेगा। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, डायरेक्टली मोलालिटी को इसी फॉर्म में रहने दीजिए। अब देखिए सेम सोल्यूशन जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर हमें दिया है, ठीक है, उसी सोल्यूशन का हमें फ्रीजिंग टेम्परेचर निकालना है। तो डेल्टा TF हमारा क्या होता है बच्चों, KF इंटू M।
एंड सिंस सेम सोल्यूशन की बात हो रही है तो मोलालिटी तो सेम ही होगा, तो m के जगह पे यही सेम वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हमने क्या किया, मोलालिटी यहाँ पे पुट कर दिया, kf तो हमें क्वेश्चन में दिया है 1.86, यहाँ पुट कर दिया, तो डेल्टा tf हमारा कितना आ गया बच्चों 0.302। अब डेल्टा tf क्या होता है, TFS TF नॉट माइनस TFS होता है, मतलब सॉल्वेंट के फ्रीजिंग टेम्परेचर में से सोल्यूशन के फ्रीजिंग टेम्परेचर को माइनस करेंगे। अब डेल्टा TF तो हम निकाल चुके हैं विच इज इक्वल टू 0.302, और प्योर सॉल्वेंट हमारा क्या है यहाँ पे, वाटर, वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना है 0, तो 0 माइनस TFS हमें निकालना है, तो 0 माइनस TFS मतलब माइनस TFS, और माइनस TFS इक्वल टू 0.30, तो यहाँ से TFS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 0.30 डिग्री सेल्सियस, और ये वैल्यू हमारा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी आप लोगों के इस टॉपिक से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों कि कहा क्या गया है। इसमें कहा गया है द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेट आउट ऑन कूलिंग अ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन 200 ग्राम ऑफ वाटर टू -9.3 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये है बच्चों कि देखो, जब हम कहते हैं कि हमारा जो पानी है या वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बच्चों क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। मतलब इस टेम्परेचर पे फर्स्ट टाइम आपको आइस के पार्टिकल्स दिखने शुरू होंगे, मतलब पानी का जो आपका सॉलिड फॉर्म होता है आइस, उसके क्रिस्टल दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अगर बच्चों आपने क्या किया है, आपने किया यहाँ पे ये है कि आपने पानी लिया है, आपने वाटर लिया है, और उसके अंदर आपने इथिलीन ग्लाइकोल को डाल दिया, और इथिलीन ग्लाइकोल को वाटर के अंदर ऐड करके आपने एक सोल्यूशन बनाया, और उस सोल्यूशन का आप यहाँ पे उस सोल्यूशन को क्या कर रहे हो, -9.3 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करना शुरू कर रहे हो। तो कहा यह गया है कि -9.3 डिग्री सेल्सियस पे जब मैं इस सोल्यूशन को फ्रीज करूँगी तो कितना आइस आपका सेपरेट हो जाएगा, मतलब कितना आपका जो वाटर है वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, डेल्टा TF हमारा क्या है, डेल्टा TF हम कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा TF इज नथिंग बट TF नॉट माइनस TFS, मतलब T0F माइनस TSF होता है। अब देखिए, सिंस T0F हमारा क्या है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर है, और फ्रीजिंग टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे तो पानी है, वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और हम इस सोल्यूशन को, ये जो वाटर के अंदर इथिलीन ग्लाइकोल है, उस सोल्यूशन को हम किस टेम्परेचर पे फ्रीज कर रहे हैं, -9.3 डिग्री सेल्सियस पे। तो TFS के जगह पे -9.3 डिग्री सेल्सियस रखूंगी, तो ये डिफरेंस जो होगा बच्चों कितना आ जाएगा, 9.3 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल्टा TF हमारा किसके बराबर है, 9.3 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान दीजिए, डेल्टा TF हमारा क्या होता है बच्चों, KF इंटू एम होता है, KF के जगह पे हम कितना रखेंगे 1.86 इंटू मोलालिटी, और मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे ग्राम में लेटर से हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो बच्चों आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए, जब आप -9.3 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों आप इस सोल्यूशन को फ्रीज करने जाओगे, तो उस टेम्परेचर पे कुछ पार्टिकल जो होंगे वाटर के, वो आइस के फॉर्म में सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बाकी तो आपका क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में ही तो वाटर रहेगा। तो ये जो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर W है बच्चों, ये जो W ऑफ सॉल्वेंट है, ये एक्चुअली में क्या इंडिकेट कर रहा है, मास ऑफ H2O, जो कि लिक्विड के फॉर्म में है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये इस फॉर्मूले के अंदर, इस मोलालिटी के फॉर्म में, मोलालिटी के एक्सप्रेशन में हम डिनोमिनेटर में क्या यूज़ करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं बच्चों, और सॉल्वेंट यहाँ पे लिक्विड वाले फॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, आपने यहाँ पे 200 ग्राम लिया था, आपने स्टार्टिंग में इस सोल्यूशन को बनाने के लिए 200 ग्राम ऑफ वाटर को लिया था, लेकिन -9.3 डिग्री सेल्सियस पे जब आप इस सोल्यूशन को फ्रीज करोगे तो कितना वाटर आपका आइस में कन्वर्ट हो चुका है ये तो पता नहीं है आपको। और जब तक आपको ये ना पता चले कि कितना आइस आपका बन चुका है, कितना आपका वाटर आइस में कन्वर्ट हो चुका है, तब तक आप तो ये नहीं पता लगा पाओगे कि बच्चों कितना सॉल्वेंट एक्चुअली में अब आपके पास लिक्विड के फॉर्म में बचा हुआ है। तो इसीलिए हम सबसे पहले सॉल्वेंट का मास निकाल लेंगे।
ठीक है। अगर सॉल्वेंट का मास कितना बचा हुआ है -9.3 डिग्री सेल्सियस पे, अगर ये हमें पता चल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितना आइस आपका सेपरेट हुआ है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस फॉर्मूले के अंदर जो W है ये सॉल्वेंट का मास इंडिकेट कर रहा है, जो अभी भी किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में। क्योंकि जो 200 ग्राम हमने यूज़ किया था सोल्यूशन को बनाने के लिए, वो सारा अमाउंट आपका आइस में तो कन्वर्ट होगा नहीं, कुछ आपके H2O क्या होंगे, हमेशा लिक्विड के फॉर्म में भी रहेंगे। तो कितना लिक्विड का फॉर्म में, मतलब कितना वाटर आपका लिक्विड के फॉर्म में अवेलेबल है, वो हमारा W यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट के जगह पे मैंने W ले लिया, और सिंस मैं उसको ग्राम में निकाल रही हूँ इसलिए मैंने न्यूमरेटर में क्या किया बच्चों, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, बट अगर वो ग्राम में होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट कितना मिलेगा बच्चों, ये डेल्टा TF को यहाँ लेके आ जाओ, तो मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी 1.86 इंटू 50/62, ये रेशियो आपका आता है 0.806 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF हम ऊपर निकाल चुके 9.3। तो ये जो सॉल्वेंट का मास आया है बच्चों ये 161.2 ग्राम है। अब लॉजिकली सोचिए कि आपने यहाँ पे क्या किया था बच्चों, आपने लिया था 200 ग्राम, आपने लिया था 200 ग्राम वाटर स्टार्टिंग में सोल्यूशन बनाने के लिए, लेकिन जब आपने उस सोल्यूशन को इस टेम्परेचर पे फ्रीज करना शुरू किया तो सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है, मतलब पानी सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है, 161.2 ग्राम बचा है। तो इसका मतलब बाकी सारा जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। तो कितना आइस आपका सेपरेट हुआ है वो कैसे पता चलेगा, स्टार्टिंग में जितना वाटर लिया था और जितना वाटर आपका यहाँ पे बचा हुआ है -9.3 डिग्री सेल्सियस पे, उन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस आपको आइडिया देगा बच्चों कि कितना आइस आपका सेपरेट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन विल हैव द हाइएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को कहा बच्चों, डिप्रेशन पूछा जा रहा है, तो डिप्रेशन का मतलब डेल्टा TF पूछा जा रहा है, और डेल्टा TF जैसा कि ऊपर में मैंने कहा था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, राइट। वैसे डेल्टा TF क्या होता है बच्चों, I इंटू KF इंटू M होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब आपका कंसंट्रेशन सभी का कॉमन होता है ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ I के बेसिस पे ही डिफाइन कर सकते हैं कि किसका डेल्टा TF ज़्यादा है किसका कम है। लेकिन अगर ये कंसंट्रेशन सभी के अलग अलग होते हैं ना, तो हम सिंपली क्या करते हैं, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू मोलारिटी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिए मोलालिटी और मोलारिटी आपका सेम होता है। ठीक है, किस केस में, डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में, और जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ही डिफाइन होती है। तो अगर आपको मोलारिटी के टर्म्स में भी एक्सप्रेस करके दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मोलारिटी के जगह पे डायरेक्टली मोलारिटी को पुट कर सकते हो ना। सिंस इस क्वेश्चन में बच्चों मोलारिटी कांस्टेंट है, मोलारिटी सब में कॉमन है, तो इसलिए डेल्टा TF को हम I के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। अब यूरिया तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका I आपका 1 होता है, सुक्रोज भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसका भी I यहाँ पे 1 होगा। तीसरा यहाँ पे AlCl3 है, तो AlCl3 डिसोशिएट करके Al+3 एंड 3Cl- देगा। टोटल कितने पार्टिकल बन रहे हैं, 4 पार्टिकल, तो I यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपको अल्फ़ा नहीं दिया जाता है तब तक हम अल्फ़ा 100% मानते हैं बच्चों, और अल्फ़ा अगर 100% है तो I इज़ ऑलवेज इक्वल टू N, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्रूव कर चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जब मैंने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ाया था। तो जितने पार्टिकल ये दे रहा है वही उसका वेंटो फैक्टर कहलाएगा। रही बात इस कंपाउंड की, तो यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बच्चों, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होती हैं उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन पेयर के अंदर जो पार्टिकल होती हैं बच्चों कभी भी डिसोशिएट नहीं करता है। तो ये डिसोशिएट करके क्या करेगा, 4K+ और एक कॉम्प्लेक्स आयन देगा। तो टोटल कितने पार्टिकल दे रहा है, ये सिर्फ 5 पार्टिकल दे रहा है, तो इसका यहाँ पे I कितना होगा, 5। अब सिंस हमें हाईएस्ट डिप्रेशन बोला है तो जिसका I ज़्यादा उसका डेल्टा TF ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा I यहाँ पे इसका है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे बच्चों कि K4FeCN6 का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो सबसे हाईएस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल बच्चों। 75.2 ग्राम ऑफ फिनॉल आपको डिजोल्व किया गया है कहाँ पे, 960 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट का KF आपको दिया है 14 केल्विन किलोग्राम पर मोल।
इफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 7 केल्विन देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ फिनॉल दैट डाइमराइज। कहा गया है कि कितना परसेंट फिनॉल आपका डाइमर में कन्वर्ट हो गया है। मतलब क्लियरली यहाँ पे किसका कंसेप्ट है बच्चों, यहाँ पे एसोसिएशन का कंसेप्ट है, ठीक है। और एसोसिएशन में क्या हो रहा है, डाइमर हो रहा है, मतलब n कितना होगा, 2 हो जाएगा, मतलब 2 पार्टिकल कंबाइन करके सिंगल पार्टिकल बनाएंगे। तो याद करो ये डेराइव हमने किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट लेक्चर जो मैंने RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ाया था, वहाँ पे ये डेराइव किया है मैंने इक्वेशन। ये इक्वेशन हम एसोसिएशन के लिए अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हमारा एक्चुअल इक्वेशन क्या होता है, अल्फा इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाय 1/n-1, जहाँ पे n क्या होता है, कितने पार्टिकल आपस में एसोसिएट कर रहे हैं। तो सिंस यहाँ डाइमर बन रहा है तो n की जगह पे 2 डाल दो, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाय 1/2-1 होगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, फिनॉल का मास इतना दिया है, फिनॉल का मोलार मास 94 है। अगर आप इसका मोलार मास निकालेंगे यू विल गेट 94, तो नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो 75.2 डिवाइडेड बाय 94 आपको 0.8 मिलता है। अब आते हैं मोलालिटी के ऊपर। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे ग्राम में दिया है, तो उसको केजी में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 1000 से डिवाइड करेंगे, जो ऑटोमेटिकली ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सॉल्यूट का मोल तो निकाल चुके हैं 0.8, तो यहाँ डाल दीजिए। और सॉल्वेंट का मास 960 है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 सॉल्व करेंगे तो मोलालिटी आपको 0.83 पता चल जाएगा। अब डेल्टा TF हमारा I इंटू KF इंटू M होता है बच्चों। अब डेल्टा TF देखो क्या दिया है, इफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है डेल्टा TF। तो डेल्टा TF तो हमें 7 दिया है, KF भी हमें यहाँ पे 14 दे दिया गया है, सारे वैल्यू दिए हैं। डेल्टा TF के जगह पे 7, M हम निकाल चुके हैं 0.83, KF हमें दिया है 14, तो हमें यहाँ से वेंटो फैक्टर पता चल जाएगा। और वेंटो फैक्टर यहाँ पे 0.6 आता है। अगर इस वेंटो फैक्टर को इस इक्वेशन में आप पुट करोगे तो हमें अल्फा की वैल्यू बच्चों पता चल जाएगी, और अल्फा यहाँ पे 0.8 आएगा सॉल्व करने के। 4/5 इज नथिंग बट 0.8। 0.8 का मतलब है कितना परसेंट एसोसिएट कर चुका है बच्चों, 80% आपका फिनॉल एसोसिएट कर चुका है। तो ये टाइप का जो क्वेश्चन है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि ग्लूकोज इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर टू सच एन एक्सटेंट दैट डेल्टा TF अपॉन KF बिकम्स इक्वल टू 1000। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला बच्चों, डेल्टा TF इक्वल टू KF अपॉन KF इंटू M होता है। अगर मैं KF को यहाँ लेके डिवाइड कर दूँ तो फाइनली डेल्टा TF अपॉन KF कितना हो जाएगा, मोलालिटी के बराबर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो रेशियो है हमारा, वो रेशियो किसके बराबर दिया है, 1000। और ये रेशियो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किसके बराबर है, मोलालिटी। तो इनडायरेक्टली आपको मोलालिटी कितना दे रखा है, 1/1000 विच कैन बी रिटन एज 10⁻³ ठीक है। तो हमें यहाँ से इस क्वेश्चन के डाटा से ये पता चल गया कि सोल्यूशन की मोलालिटी कितनी है। अब हमें पता लगाना है कि ग्लूकोज कितना ऐड किया है, ठीक है। तो ग्लूकोज यहाँ पे देखो, पानी हमारा सॉल्वेंट है बच्चों, वाटर एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। और ग्लूकोज हमारा यहाँ पे क्या है बच्चों, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का मास कितना है सोल्यूशन के अंदर, उसको हमें पता लगाना है। तो मोलालिटी बच्चों क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बार बार यूज़ करना चाहती हूँ। हमें यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसका, ये जो ग्लूकोज को ऐड किया है हमने 1 लीटर पानी के अंदर, मतलब यहाँ पे मुझे वॉल्यूम दे रखा है बच्चों, सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर इंस्टेड ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसलिए मोलालिटी को यूज़ ना करके मैं यहाँ पे किस तरह के कंसंट्रेशन टर्म को यूज़ करूँगी, मोलारिटी को। एंड सिंस जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं वो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए डिफाइन होते हैं, तो हम मोलालिटी को मोलारिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब देखो, मोलालिटी हमारा 10⁻³ है, लेकिन मैं इस मोलालिटी को किसके तौर पे कंसिडर कर सकते हो, मोलारिटी। मतलब मोलारिटी भी हमारा कितना होगा, 10⁻³ होगा। अब मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम तो यहाँ पे 1 लीटर दिया है, तो मोलारिटी के जगह पे हम 10⁻³ डाल देंगे। तो 10⁻³ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल हमारा कितना होता है बच्चों, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, ग्लूकोज हमारा C6H12O6 होता है, जिसका मोलर मास होता है 180।
तो यहाँ से गिवन मास हमारा कितना हो जाएगा, मोलार मास मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -3। तो मोलार मास 180 है इंटू 10 पावर -3, मल्टीप्लाई करोगे 0.18 ग्राम हमारा आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हुआ बच्चों यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस हमारे काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है बच्चों कि एक सोल्यूशन है जिसकी मोलालिटी है 0.002। उस सोल्यूशन के अंदर जो हमारा सॉल्यूट है वो कोई आयोनिक कंपाउंड है इस तरह का, और इस सोल्यूशन को जब फ्रीज किया गया तो ये इस टेम्परेचर पे फ्रीज हो गया था। हमें बोला है कि ये जो सॉल्यूट है जिसको हम डालेंगे सोल्यूशन के अंदर तो ये कितने मोल आयन को प्रोड्यूस करेगा, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन जो ये 1 मोल सॉल्यूट हमारा प्रोड्यूस करेगा सोल्यूशन के अंदर जब उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उसके बारे में पूछा है। तो नंबर ऑफ आयन मतलब कितने पार्टिकल ये दे रहा है, कितने आयन ये दे रहा है, इसके बारे में पूछा है। इनडायरेक्टली हमें क्या पूछा है, वेंटो फैक्टर को पूछा है, और ये क्वेश्चन आपका AIPMT बच्चों 2008 में आ चुका है। तो जब आपको कहा जाए कि कितने आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली आपको वेंटो फैक्टर के बारे में पूछा गया है। क्योंकि अल्फा तो बच्चों कुछ भी नहीं दिया है, हमें कुछ नहीं बोला है कि ये कंपाउंड जो है हमारा वो कितना परसेंट डिसोशिएट करेगा, कुछ भी नहीं बोला है। सिंपली बोला है कि इसके आयन बता दीजिए। तो जब अल्फा कुछ ना दिया जाए तो हम इमेजिन करते हैं कि 100% डिसोशिएशन हुआ होगा, और अगर 100% डिसोशिएशन होता है तो आई तो हमेशा n के बराबर होता है। मतलब नंबर ऑफ आयन अगर पूछा है तो इसका मतलब हमें वेंटो फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब देखो हमें यहाँ पे बच्चों सॉल्वेंट क्या दिया है, तो सॉल्वेंट हमारा वाटर है। तो वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो T0F हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये जो टेम्परेचर है वो सोल्यूशन का टेम्परेचर है। सो दिस इज TFS विच इज़ नथिंग बट, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -0.00732 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर डेल्टा TF हम निकालेंगे तो डेल्टा TF इज़ नथिंग बट T0F माइनस TFS। तो T0F तो हमारा 0 है और TFS हमारा ये वैल्यू है, दोनों के बीच का डिफरेंस एक पॉजिटिव नंबर आएगा। और मैंने इसको क्या किया, इसको यहाँ पे इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो 7.32 इंटू 10 पावर -3 भी लिख सकते हैं। तो हमें डेल्टा TF पता चल गया है। मोलालिटी यहाँ पे बच्चों क्या है, 0.002, जिसको मैंने यहाँ पे 2 इंटू 10 पावर -3 के फॉर्म में लिख दिया। अब देखो डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M होता है। डेल्टा TF हमें पता चल गया है 7.32 इंटू 10 पावर -3 इक्वल टू I इंटू KF हमें क्वेश्चन में दिया है 1.86, और मोलालिटी भी हमें दे रखी है। जब इसको सॉल्व करेंगे वेंटो फैक्टर हमें 2 मिलेगा, और वेंटो फैक्टर 2 है, इसका मतलब नंबर ऑफ आयन भी ये कितने प्रोड्यूस करेगा, 2 ही प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये कंपाउंड जो हमें दिया है बच्चों CONH3 5NO2Cl, ये किस तरह के आयन बनाएगा। एक तो ये देखो, एक ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसके बाहर वाले जो पार्टिकल होते हैं वही आयनाइज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस तरह के आयन को प्रोड्यूस करेगा। तो कितने पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है, 2 पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, द मोलाल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। द मोलाल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 1.86। मोलाल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब KF की बात कर रहा है विच इज़ 1.86। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.1 मोलार NaCl सोल्यूशन वाटर इज, मतलब हमें सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताना है जिसमें NaCl 0.1 मोलार रखा हुआ है। अब देखो बच्चों, मोलारिटी हमें दी गई है 0.1, तो मोलालिटी भी हमारा 0.1 ही होगा, क्योंकि सोल्यूशन अगर डाइल्यूट होगा तभी तो जाके हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कर पाएंगे। अब हमें सोल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर पता लगाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब NaCl की अगर बात करें तो ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर अल्फ़ा नहीं दिया है तो हम इमेजिन करेंगे कि अल्फ़ा इसका 100 है, मतलब I यहाँ पे N के बराबर होगा। तो ये कितने पार्टिकल देगा बच्चों, 2, एक Na+ और एक Cl-। तो अगर I यहाँ पे 2 के बराबर है तो डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M होता है। अब डेल्टा TF इक्वल टू I के जगह पे मैं 2 लिखूंगी, KF हमारा 1.86 है जो कि दिया है क्वेश्चन में, और मोलालिटी इज नथिंग बट मोलारिटी जिसको 0.1 ले लिया। तो डेल्टा TF हमारा 0.372 आ चुका है बच्चों। अब डेल्टा TF हमारा होता क्या है, ऊपर हमने सबसे स्टार्टिंग में प्रूफ किया था डेल्टा TF इज नथिंग बट T0F माइनस TFS होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा टी एफ तो निकाल चुके हैं 0.372, तो इसके सामने 0.372 डाल दो। अब सॉल्वेंट हमारा वाटर है बच्चों, तो वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टी एफ एस। तो 0 माइनस टी एफ एस मतलब माइनस टी एफ एस, और माइनस टी एफ एस इक्वल टू 0.372। तो यहाँ से टी एफ एस हमारा कितना आ जाएगा, टी एफ एस इक्वल टू माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है बच्चों, थर्ड ऑप्शन है। यहाँ नेगेटिव साइन लगा देना, तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मॉडल। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ वाटर इज -1.86 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 86 डिग्री सेल्सियस मोलाल इनवर्स। इफ 5 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इज डिजॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज्ड बाय दिस। फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज्ड बाय मतलब बच्चों इनडायरेक्टली ये डाटा किसका दिया है, ये डेल्टा टी एफ का दिया है। तो डेल्टा टी एफ आपका -3.82 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए के एफ हमें कितना दिया है, -1.86 डिग्री सेल्सियस दिया है मोलाल इनवर्स। उसके बाद जो सॉल्यूट है हमारा वो 5 ग्राम आपका 5 ग्राम डिजॉल्व है 40 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो सॉल्वेंट का जो मास है बच्चों, सॉल्वेंट का मास 45 ग्राम दिया है, सॉल्यूट का मास यहाँ पे कितना दिया है बच्चों, 5 ग्राम दिया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें बोला है कि व्हाट इज द वेंटो फैक्टर ऑफ सोडियम सल्फेट। तो डेल्टा टी एफ हमारा आई इंटू के एफ इंटू एम होता है। अब आई कितना हो जाएगा, आई विल बी डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू एम हो जाएगा। अब डेल्टा टी एफ कितना होता है बच्चों, तो डेल्टा टी एफ तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है -3.82 डिवाइडेड बाई के एफ भी हमें दे रखा है। अब बात करते हैं मोलालिटी की। तो मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, सिंस यहाँ ग्राम में दिया है तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो ऊपर जाके ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल कितना आया देखो, 5 डिवाइडेड बाई 142, क्योंकि सोडियम सल्फेट का मोलार मास अगर आप निकालने जाओगे तो 2 इंटू 23 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 यू विल गेट 142। मोलार मास 142 है, तो गिवन मास 5 डिवाइडेड बाय 142 दैट इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारा मोल आ गया, इस मोल को यहाँ पे पुट कर दीजिए। सॉल्वेंट के मास 45 है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, सॉल्व करोगे मोलालिटी आपको 0.78 पता चल जाएगा। और इस 0.78 को जब मोलालिटी के जगह पे डालोगे आपको वेंटो फैक्टर पता चल जाएगी। क्वेश्चन में हमें यही पूछा था बच्चों, व्हाट इज द वेंटो फैक्टर फॉर सोडियम सल्फेट। बट यहाँ पे सपोज आपको ऐसा भी केस आ जाए कि अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ सोडियम सल्फेट। तो बच्चों देखो डिसोसिएशन के केस में अल्फा और आई के बीच का क्या रिलेशन हमने डिराइव किया था, अल्फा इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाई N-1 होता है। आई हमारा 2.6 है और n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिसोशिएट होने के बाद आपका सॉल्यूट देता है। तो ये अगर डिसोशिएट करेगा तो कितने पार्टिकल दे रहा है, 3 पार्टिकल, 2 कैटायन और 1 एनायन। तो n के जगह पे 3 डाल दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0.8 मिलेगा, और 0.8 मतलब कितना परसेंट हुआ, 80%। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट है हमारा सोडियम सल्फेट बच्चों, वो कितना परसेंट डिसोशिएट किया है, 80%। तो हो सकता है जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो आया था 2011 में, उसमें सिर्फ वेंटो फैक्टर ही पूछा था, बट अगर थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया जाए तो वहाँ पे वेंटो फैक्टर के जगह पे परसेंटेज डिसोशिएशन पूछा जा सकता है। तो इतने तरह के पॉसिबिलिटी बच्चों आपको इस टॉपिक से मिलते हैं। जितने भी टॉपिक्स हमारे आज के क्वेश्चन, हमने टोटल 11 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे इस टॉपिक पे, और हर क्वेश्चंस आपका डिफरेंट मॉडल का सॉल्व किया था। तो इतने पॉसिबिलिटी हमारे क्या होते हैं बच्चों इस टॉपिक से आते हैं आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो जितने भी मैक्सिमम चीज़ें हैं ऑलरेडी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जितने भी चांसेस हैं इस टॉपिक से क्वेश्चंस को फ्रेम करने की, ऑलरेडी आज के इस लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं बच्चों। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, एज वेल एज आपको ये टॉपिक और भी क्लैरिटी मिली होगी, आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है मेरा वीडियोस तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, एज वेल एज शेयर कीजिए। एंड अभी तक किसी भी बच्चे ने नहीं अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, ताकि उसको और भी आगे वीडियोस मिले जो कि उसके लिए यूज़फुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।